नमस्कार, मेरा नाम माधुरी गुप्ता है, एसोसिएट प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस। मैं बीए सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर पढ़ा रही हूँ। उसमें हम अमेरिका के संविधान का अध्ययन कर रहे हैं और कल हमने अमेरिकी संविधान की प्रमुख जो विशेषता है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, उसके बारे में अध्ययन किया था। और साथ में ही हम शक्ति पृथक्करण के साथ एक जुड़ा हुआ सिद्धांत है नियंत्रण एवं संतुलन, हम कल उसके बारे में देख रहे थे। और जो अमेरिकी संविधान निर्माता थे वो जानते थे कि सरकार के प्रत्येक अंग पर एक दूसरे का नियंत्रण होना चाहिए, इसीलिए उन्होंने नियंत्रण व संतुलन के सिद्धांत को अपनाया। इसमें पहला है कांग्रेस की शक्ति को सीमित करने की व्यवस्था। जो कांग्रेस के व्यवस्थापन की शक्ति को राष्ट्रपति एवं न्यायालय के द्वारा सीमित किया गया है। संविधान का जो अनुच्छेद 1 है उसके खंड 1 के अनुसार समस्त व्यवस्थापन शक्ति कांग्रेस में निहित की गई है। तो उसके अंतर्गत कांग्रेस द्वारा जो पारित विधेयक हैं उनको कानून बनने से पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है। अर्थात जो कोई भी विधेयक कांग्रेस के दोनों सदनों में प्रस्तुत हो जाते हैं, पास हो जाते हैं, उसके बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। अतः राष्ट्रपति के पास दो प्रकार के वीटो पावर हैं। पहला है वैधानिक वीटो और दूसरा है पॉकेट वीटो। जो वैधानिक वीटो है उसके अंतर्गत राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को अस्वीकार कर सकता है और लेकिन कांग्रेस उसको पुनः उस अस्वीकृत विधेयक को यदि सदन के 2/3 बहुमत से दोबारा पारित कर दे तो वह कानून का रूप धारण कर लेता है। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को स्वीकृति देनी होगी। तो इसे राष्ट्रपति का वैधानिक वीटो या निलंबनकारी वीटो भी कहा जाता है, जिसमें राष्ट्रपति किसी विधेयक को कुछ समय के लिए विलंब ही कर सकता है। और दूसरा वीटो पावर है परंपरागत निषेधाधिकार या पॉकेट वीटो। इसका प्रयोग राष्ट्रपति कांग्रेस के अधिवेशन के अंतिम 10 दिनों में ही कर सकता है। इस प्रकार विधेयकों को राष्ट्रपति 10 दिनों में स्वीकृत या अस्वीकृति दे सकता है। इस प्रकार वह जिन विधेयकों को अंतिम 10 दिनों में अपनी जेब में रख लेता है वे स्वयं में समाप्त हो जाते हैं, अर्थात कांग्रेस का अधिवेशन समाप्त हो जाता है और उसके साथ वे विधेयक भी समाप्त हो जाते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि कांग्रेस को व्यवस्थापन के क्षेत्र में राष्ट्रपति की इच्छा के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। तो इस तरह से कांग्रेस की व्यवस्थापन शक्ति पर राष्ट्रपति का नियंत्रण है कि वह विधेयकों को स्वीकृत करे या न करे। दूसरा है कि न्यायालय पर भी न्यायालय के द्वारा भी कांग्रेस पर नियंत्रण किया गया है। वो इस प्रकार है कि न्यायालय कांग्रेस के कार्यों को या कांग्रेस की व्यवस्थापन शक्ति को नियंत्रित करता है। अगर वह संविधान के विपरीत है तो वह उन्हें अवैध घोषित कर सकता है। तो इस तरह से कांग्रेस पर राष्ट्रपति एवं न्यायालय दोनों का नियंत्रण स्थापित है। अब इसी तरह से हम अगर राष्ट्रपति देखें तो राष्ट्रपति की शक्ति पर कांग्रेस का नियंत्रण है, साथ ही न्यायालय का भी नियंत्रण है। हम जानते हैं कि अमेरिका के संविधान में 7 अनुच्छेद हैं और जो दूसरा अनुच्छेद है वो राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ है। यानी अनुच्छेद 2 के खंड 1 में ये निहित है कि समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। लेकिन राष्ट्रपति की जो इस शक्ति है उस पर कांग्रेस का भी नियंत्रण है। वो किस प्रकार से होता है ये हम देखेंगे कि वह शांति स्थापना या युद्ध की घोषणा में कांग्रेस के ऊपर निर्भर है, यानी कांग्रेस की उसे अनुमति चाहिए होती है। चाहे जनता पर टैक्स लगाना हो या नियुक्ति करनी हो या संधियों की पुष्टि करनी हो, ऐसी स्थिति में कांग्रेस की सहमति की आवश्यकता होती है। और साथ ही जो कांग्रेस है वो राष्ट्रपति को देशद्रोह, रिश्वत, संविधान का उल्लंघन करने व अन्य गंभीर अपराध करने पर महाभियोग भी लगा सकती है। साथ ही जो सर्वोच्च न्यायालय को भी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त होती है और वह राष्ट्रपति के प्रतिकूल कार्यों को अवैध घोषित कर सकता है। जैसे हमने अभी देखा था कि जो प्रथम महायुद्ध हुआ था उस समय अमेरिका का जो राष्ट्रपति थे विल्सन के प्रयासों के द्वारा वर्साई की संधि तैयार की गई और राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, परंतु अमेरिकी जो सीनेट थी उसने उसको स्वीकृति नहीं दी। फल अमेरिका
राष्ट्रसंघ का भी सदस्य नहीं बन सका और इसके अतिरिक्त जो कांग्रेस थी, तो इस प्रकार कांग्रेस राष्ट्रपति की शक्ति को नियंत्रित करने का कार्य करती है। और सर्वोच्च न्यायालय भी जो न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है उसके द्वारा राष्ट्रपति के जो संविधान के प्रतिकूल कार्य हैं उनको अवैध घोषित कर सकता है। तो कहने का अर्थ है कि राष्ट्रपति पर भी नियंत्रण है कांग्रेस का, कि उसके द्वारा जो नियुक्ति की जाती है, युद्ध की घोषणा की जाती है, टैक्स लगाया जाता है, संधियों की पुष्टि करनी होती है, उन सब में कांग्रेस की सहमति की आवश्यकता होती है। इसके अलावा वह महाभियोग भी लगाने का कार्य करती है और सर्वोच्च न्यायालय भी राष्ट्रपति के कार्यों को जो संविधान के विपरीत हैं प्रतिकूल घोषित कर सकता है। इसी तरह से अगला है सर्वोच्च न्यायालय पर नियंत्रण। यह शासन का तीसरा अंग है और जो संविधान का जो अनुच्छेद 3 है उसके खंड 1 में निहित है कि समस्त न्यायिक शक्ति सर्वोच्च न्यायालय व उसके नीचे के न्यायालयों में निहित होगी और इस सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को कांग्रेस के द्वारा नियंत्रित किया जाता है व राष्ट्रपति के द्वारा भी नियंत्रित किया जाता है। पहला है कि कांग्रेस कानून के द्वारा न्यायाधीशों की संख्या को घटा बढ़ा सकती है, उसके वेतन में भत्तों को कानून के द्वारा भी कम ज़्यादा कर सकती है और न्यायालय के क्षेत्राधिकार को भी सीमित कर सकती है। तो इस प्रकार कांग्रेस न्यायिक शक्तियों को नियंत्रित करती है। साथ में यदि सर्वोच्च न्यायालय कोई अनुचित निर्णय दे तो कांग्रेस संविधान में संशोधन करके उसे उचित घोषित कर सकती है। तो ये तो कांग्रेस का नियंत्रण है न्यायालय पर। और साथ में राष्ट्रपति भी न्यायालय पर नियंत्रण रखता है। वो इस तरह से रखता है कि एक तो न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, साथ ही जो दंडित व्यक्ति है उसको राष्ट्रपति क्षमा करने, उसकी सज़ा को कम करने, स्थगित करने आदि का अधिकार रखता है। तो इस तरह से हमने देखा कि शासन का एक अंग जो है उस पर शासन के दूसरे दोनों अंगों का नियंत्रण स्थापित है ताकि वह मनमानी नहीं कर सके। और इसी संदर्भ में कोटेशन है बियर्ड का कि चाहे इस सिद्धांत में कुछ कमियां रही हों फिर भी अमेरिकी संविधान की ये महत्वपूर्ण विशेषता रही है, क्योंकि संविधान निर्माता चाहते थे कि शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत है उसको लागू किया जाए और उसके साथ ही शक्ति पृथक्करण के साथ साथ नियंत्रण एवं संतुलन को भी उन्होंने अपनाया। लेकिन फिर भी इस सिद्धांत की आलोचना की जाती है। वो आलोचना इस प्रकार है कि शक्ति पृथक्करण के द्वारा एक और तो सरकार के तीनों अंगों को एक दूसरे से स्वतंत्र व पृथक रखा गया तथा नियंत्रण व संतुलन द्वारा एक विभाग दूसरे विभाग में हस्तक्षेप भी करता है। यानी कहने का अर्थ है कि एक तरफ से शक्ति को 3 भागों में विभक्त कर दिया, लेकिन फिर नियंत्रण व संतुलन के नाम पर एक जो विभाग है वो दूसरे विभाग को नियंत्रित करता है, अर्थात उसमें हस्तक्षेप करता है। जैसे राष्ट्रपति नियुक्ति व संधि करता है, सीनेट उसको अनुमोदित करती है, उसी तरह से कांग्रेस कानून बनाने का कार्य करती है तो राष्ट्रपति उन्हें स्वीकृति प्रदान करता है। तो लास्की ने इस संदर्भ में लिखा है कि शक्तियों के पृथक्करण से शक्तियों के भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। अब हम जानते हैं कि शक्ति का विभाजन तो किया गया है, लेकिन वास्तव में यथार्थ में यह होता है कि कोई ना कोई शासन का जो अंग है वो अधिक प्रभावशाली होता है, यानी शक्तियाँ बराबर नहीं होती, कोई ना कोई अंग अधिक प्रभावशाली होता है। अब वर्तमान में हम देखें तो रेडियो है, प्रेस है, संचार के संसाधन में इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई है, प्रेस सम्मेलन होते हैं, टीवी है, नौकरशाही है आदि के माध्यम से राष्ट्रपति कांग्रेस को नियंत्रित करता है। वो राष्ट्र को सीधा संबोधित करता है और अपनी तरफ करने का प्रयास करता है। इसी तरह से अमेरिकी संविधान ने कार्यपालिका व विधायी शक्तियों को अलग अलग करके उनमें प्रतियोगिता को जन्म दे दिया है। तीसरा है जो शक्ति पृथक्करण के द्वारा इसमें सहयोग व समन्वय की कमी के कारण कार्य विलंब से संपादित होता है और कई बार तो ऐसा होता है कि शासन पर अधिकार एक दल का होता है तो कभी कांग्रेस में दूसरे दल का बहुमत होता है, अर्थात राष्ट्रपति किसी एक दल का है और जो कांग्रेस में जो बहुमत मिला है वो किसी दूसरे दल को मिलता है। तो ऐसी स्थिति में कई बार ऐसी संकट वाली व्यवस्था उत्पन्न हो जाती है कि कभी कभी बजट भी पास नहीं होता है। तो कहने का अर्थ ये है कि अमेरिकी संविधान में शक्ति पृथक्करण को तो अपनाया गया है, लेकिन
नियंत्रण व संतुलन के द्वारा कई बार भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। फिर भी हम ये कह सकते हैं कि हरमन फाइनर के शब्दों में इसको व्यक्त करते हैं कि संविधान निर्माताओं के संविधान संबंधी सभी प्रयोजन पूर्ण हुए हों ऐसी बात तो नहीं है, किंतु शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को क्रियान्वित करने में उन्हें पूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।